अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। हैदराबाद विसर्जन के लिए ले जाने के दौरान 20 फीट बुलंद गणेश की मूर्ति मुनहदिम। बालापुर गणेश लड्डू की 24,60,000 रुपये में नीलामी। अमरावती के किसानों को महापद यात्रा की इजाजत देने से पुलिस का इनकार, अमन खिलाफ वर्जी का खदशा। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, गुज़िश्ता 8 सालों में बीजेपी से होने वाले नुकसान की पापजाई के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी MBA की जानिब से अस्पताल मैनेजमेंट में दाखिले के लिए टेस्ट का बरोज़ एतवार इनेकाद। शहर हैदराबाद में आज एक 20 फीट बुलंद गणेश की मूर्ति मुनहदिम हो गई। यह हादसा हिमायत नगर इलाके में पेश आया। इस मूर्ति को विसर्जन के लिए हुसैन सागर ले जाया जा रहा था, मूर्ति मुनहदिम हो गई। मालूम हुआ है कि शहर में कल हुई शदीद बारिश की वजह से मिट्टी से तैयार करदा गणेश की मूर्ति भीग गई थी, जिसकी वजह से वो मुनहदिम हो गई। हादसे के बाद इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी से रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। अब की बार ये लड्डू 24,60,000 रुपये में फ़रोख्त हुआ। ये बोली 1994 में पहली बार नीलाम होने के बाद गुज़िश्ता 28 सालों में सबसे ज़्यादा थी। बालापुर समिति ने इस नीलामी में लड्डू के लिए 20 लाख रुपये की तवक्को की थी। जुमा को यहाँ होने वाले नीलामी में वी लक्ष्मा रेड्डी नामी एक मकामी शख्स ने 24,60,000 रुपये की बोली लगाई। पिछले साल 18,90,000 रुपये की बोली आंध्र प्रदेश के MLC रमेश यादव और अबाकस ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के CEO मारी शशानक रेड्डी ने मिलकर लगाई थी। 24,65,000 రూపాయలు పొంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు 24,65,000 ఒకటోసారి, పొంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు 24,65,000 రెండోసారి, పొంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు 24,60,000 రూపాయలు మూడోసారి. పొంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు ఎంతో ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో ఈ లడ్డూను పొంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు 24,60,000 రూపాయలకు దక్కించుకున్నారు. బోలో గణేశ భగవానుకి. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పొంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు బాండ్ పేపర్ పైన ఎంటీ కాగితం పైన సంతకం పెడతాడు మనందరి సమక్షంలో. వచ్చే ఏడాది ఇదే రోజు వారు డబ్బులు అందరి సమక్షంలో ఇస్తారు. अमरावती आंध्र प्रदेश पुलिस ने हाईकोर्ट के अहकामात पर अमलावरी करते हुए अमरावती के किसानों को अमरावती की तरक्की के लिए 12 सितंबर से शुरू की जाने वाली महापद यात्रा के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजेंद्र नाथ रेड्डी ने कहा कि महापद यात्रा की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि अमरावती से श्रीकाकुलम जिले के अरसावली तक मुजव्वज़ा पदयात्रा के दौरान अमन की खिलाफ वर्जी का खदशा था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि RSS BJP की इस यात्रा के बारे में जो राय है इसका हम एहतराम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए मुल्क को पिछले 8 सालों में BJP की तरफ से जो नुकसान पहुंचा है इसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। BJP ने न सिर्फ मुल्क को तकसीम कर दिया बल्कि माशी, सियासी, समाजी और तहजीबी हर एतबार से नुकसान पहुँचाया है और कांग्रेस ही एक वाहिद जमात है जो इस नुकसान की पाबजाई कर सकती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इतवार की सुबह 10:30 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में अस्पताल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA में दाखिले के लिए दाखिला टेस्ट का इनेकाद कर रही है। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अपोलो हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल और दक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
के इश्तराक से यूनिवर्सिटी कैंपस में इतवार की सुबह 10:30 बजे हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA में दाखिलों के लिए दाखिला टेस्ट मुनाकिद करेगी। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों के लिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सहूलत फ्राहम की है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके ऐसे उम्मीदवारों को जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए 1700 रुपये बशमूल लेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इतवार की सुबह 9 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंचना है और रजिस्ट्रेशन के लिए SC और ST उम्मीदवारों के लिए 1300 रुपये होंगे। शहर हैदराबाद में 2 घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों को झील में तब्दील कर दिया। गणेश जुलूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लोग जोश व खरोश से जुलूस में शामिल थे। सिर्फ ज़ईफ़ हज़रात और बच्चे सड़क के किनारे ठहरे नजर आए। पुराने शहर में हर तरफ पानी सड़कों पर नजर आया। बारिश की तबाहकारियों से भी महकमे बल्दिया और आबरसानी ने सबक नहीं सीखा। कई साल से सिर्फ वादे और ऐलान किए गए, जिसकी वजह से नाले उबलने लगे। शहर में हल्की सी बारिश से ये हाल हो जाता है। अगर लगातार मौसलाधार बारिश हो तो पता नहीं क्या होगा। अवाम ने महकमे बल्दिया और आबरसानी की नाअहली पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि कायदीन बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं मगर ये अवाम को बहलाने के लिए कहते हैं। 50 साल पहले सड़कों पर पानी जमा होता था, जो आज भी ऐसा है। शहर की अवाम ऐसी कायदीन और ऐसे महकमे के अहदेदारों से छुटकारा चाहते हैं। हाँ भाई وعلى أمنا سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمائهم وأبنائهم عند الله والناس المطهرين من السنة والرجاء أبيعنا الحمد بقول العباس رضوان الله. कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा कि दुनिया को कोविड-19 से नुकसान पहुंचा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को दफ़ा 370 की मनसूखी से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। आज गुलाम नबी आज़ाद ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके 2 यूनियन टेरिटरियों में बांटा गया, जिसकी वजह से आज लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने मजीद बताया कि मुग़ल दौर हो या अंग्रेज़ों का ज़माना, जम्मू कश्मीर हमेशा से ही रियासत थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके इसका दर्जा घटा दिया है। इन ख्यालात का इजहार ग़ुलाम नबी आज़ाद ने दरबशाला किश्तवाड़ में अवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से पहले गवर्नर और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इनके मुताबिक पिछले 3-4 सालों से कोविड ने पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को कोविड से पहले ही एक बड़ी आफत का सामना करना पड़ा, वो दफ़ा 370 की मनसूखी है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करके 2 हिस्सों में बांटा गया, जो हैरान कुन है। मौसूफ ने कहा कि मुग़ल दौर हो या अंग्रेज़ों का ज़माना, जम्मू कश्मीर हमेशा से ही रियासत रही है और ये कि साल 1947 से लेकर साल 2018 तक जितने भी वज़ीर आज़म मसनद इक़्तिदार पर जलवा फ़रोज़ हुए, रियासत के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने बताया कि मुझे इस बात पर सख्त अफसोस है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरियों में तब्दील किया गया और उसी दिन से यहाँ बदहाली का आगाज़ हुआ, जो आज भी जारी है। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में गुर्बत और बेकारी ने संगीन रुख अख्तियार किया हुआ है, हत्ता कि मज़दूरों को भी कोई काम नहीं, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऑफिसर शाही का दौर है। जिन BDD और DDC को चुना गया वो भी कुछ करने से कासिर ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें इख्तियारात ही नहीं दिए गए। उनके मुताबिक हुकूमत की जानिब से सिर्फ कागज़ी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, ज़मीनी सतह पर इसके बरक्स हालात नज़र आ रहे हैं। मिस्टर आज़ाद ने कहा कि हम गांधी जी के फ़लसफ़े को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि गांधी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज़ी साम्राज्य को तलवार या बंदूक से नहीं भगाया, बल्कि पुरअमन तहरीक से भगाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया अपने फ़राइज़ को भूल गए हैं और हकीकत यह है कि यूटी में हर सौ नाइंसाफ़ी हो रही है। डेली वेजरों के जायज़ मसाइल को हल करने के बारे में ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पिछले कई बरसों से वो अपने फ़राइज़ खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी उजरतें गुजारा नहीं की जा रही हैं। कांग्रेस के ख़ुराबात कहने के बाद ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मेरे पास 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता कांग्रेस में बैठकर कांग्रेस को अपनी आंखों से मरते हुए देखो, क्योंकि पार्टी में कोई काम ही नहीं करता था। दूसरा रास्ता कांग्रेस से अलग होना था, जिसको मैंने चुन लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के हर एक शहरी से कहा है और दावत दी है कि वह हाल ही में तामीर किए गए कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे को देखने आए। कर्तव्य पथ का इफ्तिताह करने और नेताजी के मुजस्समे की निकाब कुशाई करने के बाद कल जनाब मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ में भारत का मुस्तकबिल देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्तव्य पथ में जो तवानाई नज़र आती है, इससे लोगों को एक नया नज़रिया और भारत को एक नया अक़ीदा मिलेगा। वज़ीर आज़म ने नेताजी सुभाष की ज़िंदगी पर मबनी ड्रोन शो का भी जिक्र किया, जिसका इनेकाद अगले 3 दिन तक किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शहरियों से ज़ोर देकर कहा कि वो इस जगह को देखने आएँ और उसकी तस्वीरें लें, जिन्हें हैशटैग कर्तव्य पथ के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई, आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी।
उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है। कर्तव्य पथ की ये प्रेरणा देश में कर्तव्य बोध का जो प्रवाह पैदा करेगी, ये प्रवाह ही हमें नए और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तक लेकर जाएगा। नेताजी, नेताजी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि जिन भागीदारी मुल्क से टीबी के मुकम्मल खात्मे के लिए अहम है। सदर जमहूरिया 2025 तक मुल्क से टीबी के मुकम्मल खात्मे के मिशन को नई तवानी देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल तौर पर आगाज़ करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थी। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने 2.0 निक्षय पहल का आगाज़ किया। एक पोर्टल है जो अतिया देने वालों के लिए एक प्लेटफार्म है ताकि ज़ेर इलाज टीबी के मरीज़ों को मुख्तलिफ नौइयत की इमदाद फराहम किया जा सके। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना के तहत तंदुरुस्ती के मराकज़ को ख़ास तौर पर तैयार किया गया है ताकि टीबी के मुकम्मल खात्मे के लिए काम किया जा सके। टीबी के खिलाफ जद्दोजहद में भारत के अज़्म का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने जिस तरह कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद की है वह इस मामले में भारत की संजीदगी का मज़हर है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सेहत के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2030 के पायदार तरक्याती मकासद से 5 साल पहले मुल्क में टीबी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वाज़ेह अपील को याद किया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी जिला अधिकारी तथा टीबी उन्मूलन से जुड़ी टीमों के सभी सदस्यों, देश के विभिन्न भागों से ऑनलाइन जुड़े हुए देशवासियों, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी दिखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निक्षय 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। अभी हम सब ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित एक वीडियो फिल्म हमने देखा। इस फिल्म ज्ञानवर्धक भी है और प्रेरक भी है। हमने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सक्रिय मार्गदर्शन से सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में टीबी की रोकथाम और इलाज के प्रयास को बल मिला है। उन्होंने बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के टीबी प्रभावित लोगों तक सरकार की पहुंच बनाने और सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शन किया है। राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में राज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। राज्यपालों के शपथ में राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना भी शामिल है। टीबी का उन्मूलन जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान
तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। जब किसी अभियान के साथ जौन समुदाय का व्यक्तिगत और सामूहिक जुड़ाव बन जाता है तो उस अभियान की सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। सरकार की पहल और जन भागीदारी दोनों के बल पर ही देशव्यापी अभियान सफल होते हैं। देवियों और स्वजनों, ये नया भारत की सोच और कार्यप्रणाली विश्व संप्रदाय में अग्रणी राष्ट्र होने की है। भारत ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आत्मविश्वास के साथ आगे चलेंगे और नई भारत की रीति नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार सभी राष्ट्र ने वर्ष 2003 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके 5 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टीबी से जुड़ी सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीबी के इंसिडेंट्स में कमी आई है। इसके लिए मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करती हूँ। साथ ही मैं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों, उनकी टीमों और स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सराहना करती हूँ। ये गर्व की बात है कि कोविड की वैश्विक महामारी की समस्याओं के बावजूद भारत एंटी टीबी ड्रग्स का विश्व का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बना है। मुझे ये जानकारी दी गई है कि टीबी के उन्मूलन से जुड़े निक्षय पोर्टल में समुचित परिवर्तन किया गया है। मुझे ये जानकारी इस नई पोर्टल यानी निक्षय 2.0 का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाना है। हम इस व्यापक भागीदारी में जन सामान्यों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन, कंपनियां तथा अन्य संस्थान भी अपना योगदान देंगे। इस पेशेंट सेंट्रिक राष्ट्रीय पहल का सबसे उत्साहवर्धक पक्ष ये है कि टीबी के अधिकांश नोटिफाइड मरीजों ने निक्षय 2.0 के तहत सहायता लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि इस बीमारी की रोकथाम या प्रिवेंशन संभव है। साथ ही इसका इलाज भी कारगर है और सुलभ है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज की सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कुछ मरीजों या समुदायों ने इस बीमारी से जुड़ी हीन भावना देखी जाती है तथा ये इस बीमारी को लांछन समझते हैं। इस भ्रम को भी दूर करना होगा। सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के कीटाणु प्रायः सभी के शरीर में होते हैं। जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारण से कम हो जाती है तब ये बीमारी उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है। इलाज करने से इस बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए तो टीबी से प्रभावित सभी लोग इलाज की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस बीमारी से बचने के उपाय भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। टीबी प्रिवेंशन प्रोग्राम को निकट भविष्य में आरंभ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की सोच पर आधारित ये प्रोग्राम टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे बहुत उपयोग सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि हाल ही में टीबी स्क्रीनिंग तथा जागरूकता हेतु डोर टू डोर आश्वासन अभियान संपन्न किया गया है। इस अभियान में जनजातीय समुदाय के नेताओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और युवाओं की मदद ली गई है। इस 100 दिन के अभियान द्वारा जनजातीय बहुल आबादी वाले 68,000 से अधिक गांवों में लगभग 10,000 टीबी के मरीजों तक पहुंचना संभव हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए टीबी उन्मूलन से जुड़ी सभी लोग वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं अपने हृदय की कामना को अपने देश की प्राचीन और लोकप्रिय प्रार्थना के रूप में व्यक्त करते हुए यही कहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग रोग मुक्त रहें। धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक 2 रोज़ा मरकज़ रियासत साइंस अजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस इजलास का एहतमाम अहमदाबाद की साइंस सिटी में किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। ये इजलास मुल्क में इख्तिरा और छोटे कारोबार को आसान बनाने की वज़ीर-ए-आज़म की अनथक कोशिशों का नतीजा है। इससे मुल्क भर में एक बड़े साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा नीज़ STI निज़ाम की तामीर करने के लिए माविन वफ़ाक़ियत के जज्बे के तहत मरकज़ और रियासत के दरमियान ताउन और इश्तराक के निज़ाम का इस्तेहकाम हासिल होगा। इस इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआती मैदान शामिल किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल हिफ़्ज़ान सेहत और 2030 तक तहक़ीक़ व तरक्की में प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी को दुगना किया जाना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मुदाखलत और सभी के लिए साफ़ सुथरी तवानाई भी शामिल है। इस इजलास में गुजरात के वज़ीर आला साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत भी शिरकत करेंगे। मरकज़ ने टूटे हुए चावल की घरेलू दस्तयाबी बढ़ाने के मकसद से इसकी बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि टूटे हुए चावल की बरामद से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी की गई है। यानी पहले से आज़ादी के साथ बरामद किया जाता था, लेकिन अब इस पर बंदिश लगा दी गई है। ये नोटिफिकेशन आज से नाफिजुल अमल हो गया है। हुकूमत ने घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए पक्का चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% बरामदती ड्यूटी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इसमें मज़ीद कहा है कि अबूरी समझौते से मुतालिक 2015 से 2020 की गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी के तहत शक़ें इस नोटिफिकेशन के लिए काबिल इतलाक़ नहीं हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने उनके इंतकाल पर कहा है कि दुनिया एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई है। मोहतरमा मुर्मू ने इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि जब से उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली थी, इस वक्त से अब तक 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ II ने अपने बाद एक मोहरी क़ियादत, वज़ादारी और अज़मत की विरासत छोड़ी है। जनाब धनखड़ ने कहा कि उन्होंने मुल्क की कई पहलुओं से काया पलट देखी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 से और 2018 में बरतानिया में मलिका के साथ अपनी यादगार मुलाकातों का जिक्र किया। जनाब मोदी ने कहा कि इनकी गुरमजोशी और इखलास को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनमें से एक मुलाकात में उन्होंने इन्हें एक रुमाल दिखाया जो इन्हें इनकी शादी पर महात्मा गांधी ने तोहफे में दिया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आज फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 75 मोटरसाइकिल सवारों की पूरे भारत में 75 यादगारी मकामात की ये इंडिया बाइक राइड है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में पूरा मुल्क वतन परस्ती के जज्बे के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है
उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस प्रोग्राम को न सिर्फ आज़ादी की यादों से वाबस्ता किया है बल्कि इसे कसीर जहती बना दिया है। जनाब शाह ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम के दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव के दुरस्त असरात देखे गए हैं, जबकि मुल्क के कोने कोने में वतन परस्ती की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का मकसद नौजवानों और बच्चों को भारत की जद्दोजहद आज़ादी से वाकिफ़ कराना है। जनाब शाह ने कहा कि आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन तारीख़ ने इन्हें भुला दिया और आज़ादी के अमृत महोत्सव का मकसद ये है कि नौजवानों को बेनाम जांबाज़ों की दास्तान से वाकिफ़ कराया जाए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक अहम तरीन मकसद ये है कि इस अमृत काल में आज़ादी के 75 साल से 100 साल तक की मुद्दत की वो तमाम कोशिशें की जाएँ जिनसे भारत सभी शोबों में बुलंद तरीन मकाम हासिल कर ले। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल से सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से उनका पहला दौरा होगा। अपने 3 दिन के दौरे के दौरान डॉक्टर शंकर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान अल सऊद के साथ सियासी, सिक्योरिटी, समाजी और सकाफ़ती ताउन से मुताल्लिक़ कमेटी की पहली वज़ारती मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों वज़रा बाहमी ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का भी जामिया तौर पर जायज़ा लेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब की दीगर अहम शख्सियतों के साथ साथ खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नायब फलाह मुबारक अल हजराफ के साथ भी मीटिंग करेंगे। फ़रीक़ीन ताल्लुक़ात बढ़ाने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे और बाहमी ताल्लुक़ात का भी जायज़ा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरब में भारतीय बरादरी के साथ भी बातचीत करेंगे। कॉमर्स और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने एक आज़ाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरे अल्कोहल के नते भारत के अज़्म को दोहराया है। वज़ीर मौसूफ़ ने लॉस एंजलिस में भारत बहरे अल्कोहल इक़्तिसादी फ़ोरम की वज़ारती सतह बिलमुशाफ़ा मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर मौसूफ़ ने मज़ीद कहा कि भारत अपने कौमी मफादात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए भारत बहरे अल्कोहल इक़्तिसादी फ़ोरम के फ्रेमवर्क के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर फ़ैसला करेगा। जनाब गोयल ने भारत बहरे अल्कोहल इक़्तिसादी फ़ोरम की वज़ारत की मीटिंग के मौके पर अमेरिका की कॉमर्स की वज़ीर गीना रायमुंडो से मुलाकात की और भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारत को मज़ीद वसाअत देने के बारे में गौर व खौस किया। मुल्क भर में जारी कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 214 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 28 लाख 9 हज़ार से ज़्यादा कोविड के टीके लगाए गए। सर-ए-दस्त सेहतियाबी की शरह 98.70% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6000 अफराद कोविड से शिफायाब हुए। सेहतियाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 4 करोड़ 39 लाख 6 हज़ार से ज़्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 6900 से ज़्यादा नए मामला सामने आए। फ़िलहाल भारत में ज़ेरे इलाज मरीज़ों की कुल तादाद 49,636 है, जो कि कुल मामलात के 0.11% है। अब तक मुल्क में 88 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,06,000 से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए गए। यूएस ओपन टेनिस में रूस के खिलाड़ी कोरिन खाचनोव का मुकाबला मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। एक दोहरे मुकाबले में स्पेन के चौथे सेट के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला अमेरिका के फ्रांसिस टियाफोए से होगा। यूएस ओपन में ट्यूनीशिया की वंश जबर लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया को हराया। 5वें सेट की जाबिर ने मैच में 6-1, 6-3 से जीत हासिल की है। टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाले भाला फेंकने के एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक और तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। वो ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड में बावकार ज़्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में फतेह हासिल की। नीरज चोपड़ा कल रात उन्होंने डायमंड लीग फाइनल में 88.44 मीटर के फासले पर अपने दूसरे थ्रो में ये कामयाबी हासिल हुई।
एशिया कप टी20 क्रिकेट में अपनी आखिरी सुपर 4 मैच में भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया। कल रात जीत के लिए 213 रन के निशाने का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 111 रन ही बना सकी। एशिया कप टी20 क्रिकेट के आखिरी सुपर 4 मैच में भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। फाइनल मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इतवार को शाम खेला जाएगा। फुटबॉल में आज से पहले 3:30 बजे श्रीलंका के कोलंबो रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। इससे पहले के मैच में भारत ने 3-0 से भूटान पर जीत हासिल करके अपनी मुहिम का आगाज किया था।